हेलो गाइस, मेरा नाम राजेश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। आखिर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और इसके साथ ही साथ इसको लाया क्यों गया, और अंत में हम लोग बात करेंगे इसके परिणाम की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश की जो नीति रही, भू राजस्व की जो नीति रही, उसके अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य भू राजस्व नीति का प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक धन का अर्जित करना और अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना ही ब्रिटिश द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति का उद्देश्य रहा था। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि यह क्या है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश द्वारा लाई गई जो विभिन्न नीतियां होती थी, उसका जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता तो वह अत्यधिक धन को अर्जित करना हुआ करता था। और इसी के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैयत अर्थात किसान। यहाँ पर किसान और सरकार के मध्य जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की दर, जो लगान की दर जो तय की जाती थी, यहाँ पर किसान द्वारा सीधा ब्रिटिश सरकार को देने का कार्य किया जाता था। तो इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो जमींदारी प्रथा थी, उसके अंतर्गत एक जमींदार कृषक से भू राजस्व की दर वसूल कर और ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया करता था। और यदि हम लोग इस व्यवस्था की बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो ये भारत के लगभग जो 51% का जो हिस्सा था, जो ब्रिटिश भारत था, उस पर इसको लागू करने का कार्य किया गया। और इसमें एल्फिंस्टन और थॉमस मुनरो जैसे अधिकारियों, अंग्रेजों ने प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसके माध्यम से दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में, जिसमें कि बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रांतों में इसको लागू करने का कार्य किया गया। तो ये तो बात हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको लाया क्यों गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जमींदारी जो प्रथा थी, उसके अंतर्गत जो स्थायी तौर से जो भू राजस्व की दर हुआ करती थी, जो लगान हुआ करती थी, जो कृषकों को देना होता था, वो तय होता था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि कृषकों को इतना देना है। और इसमें जो जमींदारों की आय और जो ब्रिटिशर्स की आय हुआ करती थी, वह भी तय हुआ करती थी। लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भू राजस्व की दर अस्थायी होने के कारण, जमींदारी प्रथा अस्थायी होने के कारण, अर्थात जमींदारों को प्रमुखतया और परमानेंट रूप से उनको जमींदारी दे देने के कारण कहीं ना कहीं जो भू राजस्व की दर जो अस्थायी हुआ करती थी, उससे परिणाम यह हुआ कि जमींदारों द्वारा अपने स्तर पर और तय की गई जो भी भू राजस्व की दर हुआ करती थी, उससे अत्यधिक वसूला जाता था। और इसका परिणाम यह होता था कि कृषक और अन्य जो कृषि से संबंधित कामों में व्यक्ति थे जो लगे होते थे, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता था। और इससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको समस्याओं का सामना और विद्रोह का सामना करना पड़ जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं जो अत्यधिक जो लगान जो वसूला जाता था, अत्यधिक जो भू राजस्व वसूला जाता था जमींदारों का, उसका फायदा केवल जमींदारों को हुआ करता था, ब्रिटिशर्स को नहीं हुआ करता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय बदलने के साथ ही साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। तो इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थी और अत्यधिक उनको धन की आवश्यकता थी। क्योंकि भारत जैसा बड़ा और विशाल क्षेत्र था तो उसमें सैनिकों या अधिकारियों का खर्च हो, चाहे उनसे संबंधित संसाधनों के रख रखाव के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्था को स्थापित किया गया। और बिचौलियों का जो एक रोल था, और बिचौलियों की वजह से जो समस्याएं आ रही थी, उनको खात्मा करने का प्रयत्न किया गया। दूसरा जो एक प्रमुख कारण रहा इसको कि क्यों लाया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो हम सभी जानते हैं कि इसको खास तौर से दक्षिण और पश्चिमी भारत में इसलिए लाया गया क्योंकि यह जो क्षेत्र था वह प्रमुखतः रैयत एक किसानों के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता था। और हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की जो संरचनाएं हैं, हम लोग को यहाँ पर पठार, पहाड़ और रेगिस्तान जैसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से जमींदारी प्रथा में उड़ीसा, बंगाल जैसे जो क्षेत्र हुआ करते थे, वो काफी उपजाऊ और अच्छी खासी पैदावार वाले हुआ करते थे। इसीलिए वहां पर जमींदार वर्ग जो था, वो जमींदार आसानी से मिल गया था। लेकिन क्योंकि इसको दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में इसलिए अपनाया गया क्योंकि यहाँ पर वहाँ का जो व्यक्ति है, वहाँ का जो किसान है, वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से काफी अच्छे तरह से परिचित था। तो इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत अर्थात किसानों के साथ ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर बंदोबस्त करार किया गया भू राजस्व को लेकर। और अंततः हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से इसका परिणाम
रहा। यदि हम लोग परिणाम की बात करें तो भले ही इसके अंतर्गत एक रैयत को, एक किसान को भूमि से संबंधित अधिकार दे दिए गए थे, भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था, वो अपने इच्छा अनुसार भूमि का खरीद और फरोख्त कर सकते थे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि में ऐसा नहीं था और व्यवहारिक तौर पर, वास्तविक तौर पर देखने को ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा समय पर लगभग 20 से 30 वर्षों में भूमि का सर्वे किया जाता था, जिससे कि अत्यधिक भू राजस्व की वसूली की जा सके, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उनको केवल क्षेत्रफल से मतलब होता था, उनको यह मतलब नहीं होता था कि किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई या फिर किस प्रकार की उपज हुई, बस उनको क्षेत्रफल से मतलब हुआ करता था और इसी कारण उनके द्वारा जो है लगान की दर वो अत्यधिक वसूली जाती थी, जिससे कि अत्यधिक भू राजस्व की प्राप्ति की जा सके। और इसमें हम लोग पाते हैं क्योंकि अत्यधिक लगान की दर वसूली जाती थी और यदि प्राकृतिक आपदा या फिर किसी प्रकार की समस्या आ जाया करती थी, उसके बावजूद कृषकों से अत्यधिक लगान की दर वसूली जाती थी, जिसके कारण कृषक, साहूकार, महाजन जैसे व्यक्तियों के पास चले जाते थे और इससे उनको अपना घर और कई बार अपनी आजीविका से भी हाथ धोना पड़ जाता था और जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और भूखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता था। तो ये था आज का मेरा वीडियो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।